तो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स हम पढ़ेंगे आज। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स है कि नहीं। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। देखिए सबसे पहला जो इसमें लॉ है, सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, है कि नहीं। दैट इज जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, चाहे पहला लॉ समझ लीजिए जिसको जो समझना है। जैसे ए यूनियन ए अगर लेंगे, किसी भी सेट का खुद के साथ यूनियन क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा, है कि नहीं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात अगर इसी में करना हो तो सेकेंड थिंग, जैसे इंटरसेक्शन अगर खुद के साथ अगर हो, ए इंटरसेक्शन ए, दिस इज इक्वल टू, ये भी क्या आएगा, ए के इक्वल ही आएगा, है कि नहीं। कॉमन सेंस की बातें हैं ये। कोई सेट है और उसका खुद के साथ एडिशन करेंगे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट तो ऐसा तो नहीं है कि भाई दोबारा रिपीट कर 2a हो जाएगा, चाहे इंटरसेक्शन भी लेंगे तो वही होगा, है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट लॉ। ये आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट एक्चुअली वर्ड है। जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स में भी जैसे दिखाई देगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब जिसका स्क्वायर करने से वही आए, मतलब सेम टाइप का ऑपरेशन। जैसे दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। इसको हम आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। तो मतलब कोई भी ऑपरेशन अगर उसके खुद के साथ अगर किया जाए और ऑपरेशन खुद के साथ होने के बाद अगर वो चेंज ना आए, उसमें कोई चेंज ना आए, तो उसको हम आइडेम्पोटेंट बोलते हैं। दिस इज आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये इसका अंग्रेजी का मतलब है, ठीक है ना। बाकी कोई मतलब नहीं, आप इस लॉ को याद रखिएगा, वो काम आएगा। बाकी जो सेकेंड थिंग है, सेकेंड लॉ है सिंपल सा, छोटी छोटी बात कर रहे हैं। जैसे अगर आइडेंटिटी वाला लॉ जो है, आइडेंटिटी लॉ, जैसे ए यूनियन अगर फाई अगर करें, ए यूनियन फाई, तो किसके इक्वल आएगा ए यूनियन फाई करने के बाद। अगर फाई का एडिशन, नल सेट का एडिशन किसी सेट में किया जाए तो क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। तो वो एलिमेंट ए के इक्वल ही आएगा, है कि नहीं। अच्छा, ये यूनियन का एक्चुअली है, ये यूनियन का एक्चुअली आइडेंटिटी एलिमेंट है फाई। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यू के साथ अगर इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या ये इसी के इक्वल आएगा ए। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी लॉ। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी को समझिए पहले। आइडेंटिटी लॉ, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी लॉ। मतलब आइडेंटिटी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेशन कर रहे हैं ना, जैसे यूनियन का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यूनियन का ऑपरेशन किसी के साथ भी अगर करें, किसके साथ करें जिससे कि उसका आइडेंटिटी लॉस ना हो, सेट ए के साथ, तो फाई के साथ करेंगे तो कोई आइडेंटिटी लॉस नहीं होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है कि यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनियन का, ये ध्यान रखिएगा कि यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, आइडेंटिटी एलिमेंट फाई होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट फाई होता है। और इंटरसेक्शन का, दिस इज इंटरसेक्शन, अगर बात करें इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू के इक्वल होता है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, तो एक्चुअली इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के का लिया जाए किसी भी सेट के साथ तो वही आएगा। अगर मान लीजिए किसी भी सेट का अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई अगर किया जाएगा, नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या आएगा भाई, जिस नल सेट में सबसे कम एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा, दिस विल बी इक्वल टू फाई आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है कि ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। चलिए थर्ड जो है, थर्ड थिंग अलजेब्रा ऑफ लॉ सेट्स में थर्ड थिंग हम बात करेंगे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे फर्स्ट थिंग अगर बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ऑफ ए आता है। एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट,
इसमें ए यूनियन ऑफ बी दिस इज इक्वल टू बी यूनियन ऑफ ए आएगा, है कि नहीं। तो दोनों ही चीज़ें इसमें होल्ड करता है ये। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर ऑर्डर आगे पीछे कर दे तो क्या ऑपरेशन में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। जैसे ऐसा कोई एक चीज़ बताइए जहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता हो। जैसे वेक्टर में हमने पढ़ा था, वेक्टर में जैसे क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होता है क्या, नहीं होता है, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी मैट्रिक्स और बी इंटू ए मैट्रिक्स, क्या दोनों सेम होता है। इन जनरल बात करें तो इक्वल नहीं होता है, इट मे बी और मे नॉट बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। तो लेकिन ये सेट्स के दुनिया में अगर बात करें तो सेट्स में क्या होता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को जरूर फॉलो करेगा। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है ना। बाकी ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा कि आगे पीछे ऑर्डर चेंज करने से यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ थिंग जो है इसमें, दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमें याद रखना है, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है। एसोसिएट किस तरीके से हो रहा है, जैसे तीन अगर सेट ले, तीन सेट ले, जैसे फर्स्ट थिंग इज दैट जैसे ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, दिस इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, है कि नहीं। ये तो यूनियन आ गया, यूनियन का, यूनियन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है और साथ ही साथ इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ जैसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर लो, या ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लो, फिर जो आएगा निकल के उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कर लो, तो इंटरसेक्शन में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। इंटरसेक्शन, तो यूनियन और इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एसोसिएटिव लॉ दोनों ही होल्ड करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। ये बहुत काम का चीज़ है। नाउ फिफ्थ जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिफ्थ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये बहुत ही ज़्यादा काम का है क्योंकि जब क्वेश्चन बनते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो थर्ड फिफ्थ थिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये समझिएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज व्हाट। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट थिंग इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर मान लो लिखा है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये यूनियन है। तो यूनियन क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो इस ऑपरेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी और बीच में इंटरसेक्शन है, दिस इज इंटरसेक्शन ए और फिर ए यूनियन सी। तो ये यहाँ पे यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है। सेकेंड थिंग, अगर इसी में अगर इंटरसेक्शन को बांटना हो तो क्या इंटरसेक्शन बटेगा, बिल्कुल बटेगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी अगर करना हो तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन क्या बटेगा, बिल्कुल बटेगा। तो इसमें भी ऐसे करके लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन, दिस इज ए इंटरसेक्शन सी, ये ध्यान रखना है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, मतलब यूनियन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज ऑल्सो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूनियन। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती है, सब दोनों चीज़ मैं लिख रहा हूँ कि यूनियन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, union can be distributed over intersection. Union can be distributed over intersection, and second thing is that intersection can be distributed over यूनियन, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये सब जो जितने भी लॉ आए हैं, और एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ लास्ट में, डी मॉर्गन्स लॉ, नाम सुने होंगे, डी मॉर्गन्स लॉ।
ये बहुत काम का चीज़ है, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी काम आएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, ये इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत यूज होता है। डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डी मॉर्गन्स लॉ एक्चुअली में क्या है कि जैसे यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे डैश, चाहे कॉम्प्लीमेंट सी लिख दे, एक ही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे जब ये नीचे जाएगा उतर के, तो ये ए डैश यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में और बी डैश हो जाएगा, बदल जाएगा। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन लिखा हो, इंटरसेक्शन अगर लिखा हो तो क्या कैसे लिखेंगे? हाउ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये माथे पे आ जाएगा ए और बी के, ए डैश और इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में और ये बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी यूजफुल लॉ है, अभी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। यूज कर करके देखेंगे किस तरीके का है, कैसे क्वेश्चन में यूज आएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा। जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? मतलब क्या, डायग्राम से समझ सकते हैं क्या इस चीज़ को? डी मॉर्गन्स लॉ को अगर हमें समझना हो तो क्या वेन डायग्राम से समझ सकते हैं? वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे तब आएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ये ए का दुनिया है और यहाँ पे ये बी का दुनिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ए का दुनिया है और ये बी का दुनिया है। तो ए यूनियन बी अगर करते हैं तो ए यूनियन बी करने से क्या आता है? ये पूरा का पूरा रीजन आता है, ठीक है, ये पूरा रीजन आता है। अब जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो इसके बाहर का सारा दुनिया आएगा, इसके बाहर का सारा दुनिया आएगा ना। और बाहर के दुनिया में क्या हमें दिखाई दे रहा है? ना तो ए दिखाई दे रहा है ना तो बी दिखाई दे रहा है, यही ना। तो इसका और बाकी क्या लिखा है? इस तरफ क्या लिखा है? वही चीज़ लिखा है कि ए नॉट एंड अल्सो बी नॉट, मतलब ए भी नहीं दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ बी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों चीज़ एक ही बात कह रहा है। अगर शब्दों से समझे तो दोनों का एक ही मतलब है, अलग अलग मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बाकी दूसरा जो है, दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें, पहले स्टेटमेंट को हमने समझा, ये समझ में आ रहा है सबको? हेलो। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सेकंड स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे? ये सेकंड स्टेटमेंट को समझिए। अब जैसे मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? तो ये अगर मान लीजिए ए का दुनिया है और ये मान लीजिए बी का दुनिया है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या, ये वाला बीच वाला रीजन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो इसके बाहर की सारी दुनिया आएगी, इसके बाहर का जितना भी दुनिया है, मतलब ये सब सारा रीजन आएगा। ये इसमें, इसको समझिएगा सभी लोग। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कैसे दे देगा निकाल के। पहले एक चीज़ को समझिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होंगी चीज़ें। जैसे अगर मान लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा का पूरा ए का दुनिया है जिसको हम सर्कल कर रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो ए को भूल जाना है। तो ए को जैसे हम भूल जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, पूरा ए के बाहर का सारा रीजन आ जाएगा। फिर सिमिलरली अगर बी का बाहर का दुनिया देखेंगे तो बी का बाहर का दुनिया ये है। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाहर का दुनिया देखेंगे तो बी को छोड़ के बाकी सारा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो उसमें ये रीजन भी आ जाएगा, ये सब सारे रीजन आ जाएंगे। जब हम बी का सेक्शन लेंगे तो इसमें सारा आ जाएगा। और ये वाला रीजन कब आएगा? जब हम ए के बाहर का दुनिया लेंगे। तो जब सबको मिलाएंगे दोनों को तो ये सिर्फ बीच वाला जो सेक्शन है वो छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। तो दैट्स वाई क्या है कि दोनों बराबर होने चाहिए। उसको थोड़ा और फील कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा और कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इतना ही लॉ है, बाकी जो जितने भी ऑपरेशन होंगे सिर्फ और सिर्फ इतने ही लॉ है। बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा और कोई लॉ वगैरह नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे एक छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, छोटे मोटे, जैसे चीज़ें क्लियर हो जाएगा जिससे।
कुछ कुछ चीज़ें हम समझते हैं, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल दिया हुआ है इफ़ ए बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, ए एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए इंटू एन इक्वल टू में दिया हुआ है दिस इज ए एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एन, ठीक है। एंड डिस्क्राइब द सेट, देन हमें डिस्क्राइब करना है, देन डिस्क्राइब द सेट 3n इंटरसेक्शन ऑफ 7n। इसका क्या मतलब है, समझ में आ रहा है सभी को? क्या मतलब ही समझ में नहीं आता है। जब सेट के क्वेश्चन आते हैं ना तो लोगों को सबसे पहली बार डर लगता है कि उसका मतलब समझ में नहीं आता। इसको डिस्क्राइब किया गया कि 3n का क्या मतलब है, ऊपर में स्टेटमेंट से डिस्क्राइब किया गया है। इधर देखिए 3n का क्या मतलब है, a इंटू एन लिखा है इज इक्वल टू ए एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा n जो है n का वैल्यू यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर रखते जाइए, तो ये जो मिलेगा 3n क्या मिलेगा, 3n का अगर सेट बनाएंगे तो क्या मिलेगा, n अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो 3, 6, 9, 12 वैसे करके बनेगा, 3 का मल्टीपल बनता जाएगा। फिर 7n जो होगा 7n क्या आएगा जी बताइए, फिर 7 आएगा, फिर क्या आएगा 14 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर इसी तरीके से 28 आएगा, मतलब 7 का मल्टीपल आएगा। फिर इसमें भी 15, 18, 21 इस तरीके से ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अब दोनों का इंटरसेक्शन लिया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया है, इसका क्या मतलब समझ में आता है सभी को, हमें ये बताइए पहले। इंटरसेक्शन का मतलब क्या कॉमन वाले एलिमेंट होंगे, जैसे इसमें 21 है, इसमें भी 21 है, ऐसे करके और भी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो ऐसे कितने कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, बात समझ में आ रही है। 21 के जस्ट नेक्स्ट बाद अगला कॉमन एलिमेंट क्या होगा, हेलो 42 आएगा। क्यों आएगा 42, 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है, अरे बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कुछ, हेलो। हाँ तो हम ये बोल रहे हैं कि इसमें 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ, जैसे इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना तो देखिए कैसे करना है, एलसीएम ऑफ लेना है, एलसीएम लेना है। वैसे बचपन में ये सब क्वेश्चन किया करते थे। एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 क्या होता है, अब दोनों प्राइम नंबर है ना ये, तो 21 हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम। तो 21 का जो मल्टीपल होगा ना, इस दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो इसलिए 21 का मल्टीपल हम लेंगे इसमें, तो वहीं पे जाके कॉमन आना चालू होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3n इंटरसेक्शन ऑफ 7n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 21n आंसर होगा। दिस विल बी द आंसर 21। अब ऑप्शन ऐसे कुछ कुछ हो सकता था एग्जाम में। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा होता कि ऊपर वाला क्वेश्चन भाई 4n इंटरसेक्शन ऑफ 6n क्या होता आंसर, 4n इंटरसेक्शन ऑफ 6n अगर ये लिखा होता तो क्या होता आंसर क्या आंसर 24n होगा, 12n होगा, सी 6n होगा, फिर या डी 8n होगा, क्या होगा आंसर 12n होगा। क्यों भाई, एलसीएम। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए तो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 4, 6 दिस विल बी 12। तो 12 का मल्टीपल जो होगा ना, दिस विल बी द आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। जो काम का चीज़ है, अब देखिए अब ये सब चालू हो गया आना, तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो है वो क्लियर करते रहना है, तो उसमें फिर कोई समस्या नहीं आएगी, है कि नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बाकी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो ये सब ध्यान देते रहना है कि कोई समस्या ना हो। नहीं तो ऐसा होता है ना कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों को चीज़ें मतलब पता तो रहता है लेकिन रिलेट ही नहीं कर पाते कि कैसे हम चीज़ों को रिलेट करेंगे। आगे पीछे रिलेट करने में समस्या होने लग जाती है लोगों को। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन करते, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सपोज दैट
सपोज दैट A1 A2 A3, ठीक है, अब टू कहाँ तक दिया है, A30 आर 30 सेट्स ऑफ आर 30 सेट्स आर 30 सेट्स each with 5 elements, each with 5 elements, and B1 B2 B3 ऐसे करके दिया हुआ है अप टू Bn, आर एन सेट्स each with 3 elements, each with 3 elements. तो यहाँ पे दिया है लेट यूनियन ऑफ I equal to 1 to 30 of AI is equal to union of I equal to 1 to n of BI. ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखा है assume that each element of this is equal to S, each element of S belongs to exactly 10 of AIs and exactly 9 of BJs. देन फाइंड करना है, देन फाइंड n. क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, सब पगला गए क्वेश्चन। यूनियन ऑफ A30 दिस इज इक्वल टू कितना, S के इक्वल है। अब बोला जा रहा है कि इसमें सारे जितने भी A हैं, A वाले जितने हैं, उससे प्रत्येक में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं बताइए भाई। प्रत्येक में एग्जैक्टली बोला है 5 एलिमेंट है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि S में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट इसमें से 10 में पाए जाते हैं। वो सारे एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 10 बार रिपीट हो रहा है। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन S विल बी इक्वल टू 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द S आएगा 15 के इक्वल। ये समझ में आया क्या बाकी लोग को? पहले ये बताइए भाई, प्रियंका जी, क्या नाम है, दिव्या जी, सबको समझ में आया सबको? ये कैसे डिवाइड बाई 10 क्यों किया हमने? क्योंकि क्या बोला जा रहा है, S में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, A1 में भी A2 में भी 10 एलिमेंट में रिपीट कर रहा है, 10 सेट में रिपीट कर रहा है। दैट्स वाई फॉर द एक्चुअल काउंटिंग ऑफ द एलिमेंट वी विल हैव टू डिवाइड इट बाई 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्या सेम प्रोसीजर किसके लिए फॉलो करेगा बताइए? सेम प्रोसीजर किसके लिए फॉलो करेगा? बी के लिए फॉलो करेगा? अरे हाँ कि ना, फॉर बी। तो बी के लिए भी सेम प्रोसीजर अगर फॉलो करेगा तो कहानी खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे अब ये चीज़ जो होगा ये क्या होगा, B1 यूनियन ऑफ B2 यूनियन ऑफ B3 से लेके कहाँ तक है, यूनियन Bn, दिस इज इक्वल टू S है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन S जो आएगा तो वो इसमें 3 एलिमेंट है ना, तो n इंटू 3 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई एग्जैक्ट कितनी बार रिपीट कर रहा था, यहाँ पे कितनी बार रिपीट कर रहा है, इसमें बोला जा रहा है ना 9 बार है, तो डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यहाँ से आ चुका है अपने पास, तो दिस इज इक्वल टू 15 कर देंगे। तो ये कट गया तो n का वैल्यू कितना आ गया जी, 45 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए क्वेश्चन छोटे था लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा क्या है कि ज़्यादा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखने की आवश्यकता है, और कोई बहुत बिग इशू नहीं है।
अच्छा, अब मैं कुछ रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर। तो डायरेक्टली याद रख लेना है, रिजल्ट्स वगैरह आते रहेंगे क्योंकि एग्जाम में वही सब पूछे जाते हैं, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करता है। पहला रिजल्ट ये है कि अगर इफ़ ऐसा दिया हो कि ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ये कब होल्ड करेगा ये बताइए। दिस इम्प्लाइज दैट, ये तभी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। क्या ये सत्य वचन है? पहले ध्यान दीजिए कि दो सेट का यूनियन और दो सेट का इंटरसेक्शन कब इक्वल हो सकता है? भाई जब दोनों सेट खुद ही बराबर हो जाएगा। ये फील आ रहा है? सोचने वाली बात है। अरे कोई भी जरा सा अनइक्वल हुआ, बी को जैसे मान लो ज़्यादा कर दिए या कम कर दिए तो इक्वल तो होगा ही नहीं ना, इंटरसेक्शन और यूनियन अगर लेंगे तो। बात नहीं समझ में आ रही है। हम ये कह रहे हैं सेट ए ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 ले लिए, और सेट बी ले लिए अनइक्वल कर देते हैं, अभी 1 2 3 4 5 ले लिए। अब जैसे ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा? बी के बराबर आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 1 2 3 4 के इक्वल आएगा। तो बराबर है क्या? नहीं है। लेकिन अगर हम 5 भूल जाए यहाँ से तो दोनों देखो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये जो ध्यान रखिएगा कि कभी भी यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर हो किसी भी दो सेट का, ये तभी संभव है जब क्या हो, जब क्या हो, दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ, यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल हो जाएंगे तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है। अच्छा, कभी भी दो सेट है, दूसरा रिजल्ट जो है दो सेट अगर है, अब दो सेट का अगर पावर सेट इक्वल है, इफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी है, तो ये तभी संभव है जब दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी होगा। समझ में आ रहा है? ए इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, ये चीज़ तभी संभव है। ए इक्वल टू बी, पावर सेट इक्वल होने का मतलब है पावर सेट्स पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी का इम्प्लीकेशन है ए इक्वल टू बी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तीसरा जो रिजल्ट है दैट इज पावर सेट का इंटरसेक्शंस, इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। ये एक रिजल्ट है ये सब, तो मतलब उसके इक्वल आएगा। इंटरसेक्शन का अगर पावर सेट लगाओगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी के इक्वल आएगा। अच्छा, यूनियन में होगा क्या ऐसा? पहले हमें बताइए क्या यूनियन में होगा? जैसे अगर फोर्थ रिजल्ट ये बोल दे कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, क्या ये चीज़ होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? ये होल्ड नहीं करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा होल्ड नहीं करता है। हाँ, इसमें क्या होल्ड करता है वो मैं बता देता हूँ। ये दिस इज ट्रू इज पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। इसको समझने के लिए अगर बात करें तो कैसे सबसेट है ये, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो कोई नहीं, दो सेट का एग्जाम्पल ले लो, छोटा छोटा सेट ले लो। जैसे ए इक्वल टू अगर हम बोल दे 1 2 है, और बी इक्वल टू हम ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज एट 1 ले लें। ठीक है, 1,3 ले लेते हैं, 1,3 1,3। अब हम दोनों निकालेंगे, पहले पावर ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या आएगा बताइए पहले हमें, ए यूनियन बी क्या आएगा जी? पता नहीं सर, यही नहीं बता पा रहे। ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा। इसका पावर सेट निकालेंगे तो क्या आएगा? पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। सर 3 एलिमेंट है तो पावर सेट क्या होता है? इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे सबसेट का कलेक्शन होगा। 2 का क्यूब 8 आएगा इसमें। समझ में आ रहा है? 8 क्या क्या आएगा भाई? एक तो सिंगल एलिमेंट वाला सर 5 आएगा, मतलब 0 एलिमेंट वाले एक एक सिंगल सिंगल वाले 1 2 3 आएगा। फिर 2 2 वाले क्या क्या आएंगे? 1 2, फिर क्या आएगा? 2 3, फिर क्या आएगा भाई? 1 3, फिर क्या? तो अब कौन सा आएगा?
एक तीन तीन एलिमेंट वाले 1 2 3 आएगा, समझ में आ रहा है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, ये यूनियन बी हो गया। नाउ पावर सेट ऑफ ए अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो सर इस पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो 4 एलिमेंट आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अच्छा, और 1,2 भी आएगा, 1,2 आएगा, सही है। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। नाउ पावर सेट ऑफ बी अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, पावर सेट ऑफ बी तो एक तो 5 आएगा, एक आएगा 1 आएगा, और फिर 1 3 आएगा, और फिर 1,3 आएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमें ये देखिए, अब यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ बी अगर लेंगे तो यूनियन अगर लेंगे तो क्या आएगा हमें समझाइए पहले। ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी अगर लेंगे तो दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या इसमें कितने एलिमेंट दिखाई देंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बताइए। अरे इसमें कितने एलिमेंट होंगे, जो जो कॉमन वाले हैं वो एक ही बार आएंगे। एक तो 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 2 भी आएगा, और 3 आएगा, और फिर क्या आएगा 1 3 आएगा। कितने एलिमेंट आ गए बताइए। अरे कॉमन कितने थे, कॉमन कितने थे, 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो बाकी 4 एलिमेंट इसमें भी थे, 4 4 8 एलिमेंट। तो 8 में से जितने कॉमन कितने हैं जी, 3 एलिमेंट है, तो 5 3 हट गया तो 5 इसमें टोटल आए होंगे कितने, 5 आए होंगे। देख लो कितने आए हैं। अच्छा 3 कॉमन नहीं है, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा वो कर दिया ना जल्दीबाजी। दिस इज 3 इज नॉट कॉमन एंड 2 इज ऑल्सो नॉट कॉमन यार। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कॉमन एलिमेंट आ गए, मतलब 2 कॉमन एलिमेंट हैं, तो 8 में से 2 6 आ गए होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो एक्चुअली ये दिख रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी और पावर सेट ऑफ मतलब पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, और यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो निकल के आया है, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है। ऐसा लग रहा, ऐसा लगना चाहिए कि ये जो है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ये इसका सबसेट है कि नहीं है। हेलो, नहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है जी। अब इंटरसेक्शन लोगे तो इक्वल आएगा, देखना। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखें भाई, एग्जाम में गलती हो सकता है। स्टेटमेंट दे देगा ना, 4 5 स्टेटमेंट दे देगा, जैसे स्टेटमेंट देगा तो फिर वहीं पे गलत वलत होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा क्या है कि आपको बड़ा ध्यान दे के काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्या है कि हमेशा ध्यान दे के काम करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उस पर फोकस करते हैं। वैसे रिजल्ट तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब छोटे छोटे रिजल्ट थे, इसलिए मैंने लिखवा दिया है कि इसको याद रखना है गलतियां नहीं करना है। अच्छा, जब 3 सेट का ऑपरेशन करेंगे, जैसे 3 सेट्स का अगर हम ऑपरेशन करेंगे, अगर हम 3 सेट्स का ऑपरेशन करेंगे तो 3 सेट्स के ऑपरेशन में एक्चुअली में हमें क्या ध्यान रखना है वो चीज़ समझते हैं। 3 सेट्स के ऑपरेशन के ऊपर जैसे वेन डायग्राम से अगर रिलेट करें, 3 ऑपरेशन ऑफ 3 सेट्स, ये भी समझ लेते हैं। छोटा सा चीज़ है, ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स। ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स, तो 3 सेट का ऑपरेशन पे फॉर्मूला वॉर्मूला सब पता होगा ना कैसे क्या होता है, बचपन में ये काम आएगा प्रोबेबिलिटी के अंदर। क्या होता है, जैसे 3 सेट है, ये है बी, और ये है सी, ये 3 सेट है, ठीक है। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है। तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा, तीनों में कॉमन है। पहले ये ध्यान दीजिए सभी लोग, अरे तीनों में कॉमन है कि नहीं, नहीं है क्या कॉमन, तो
तो इस वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला जो रीजन था चलिए खैर स्टेटमेंट्स तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। वेन डायग्राम से चीज़ें हम बस इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करने वाले। पहली बात तो कौन सा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब तीनों को जोड़ना है। अब तीनों को तो डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते क्योंकि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको तो 2 बार लिखना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस ऑफ एन बी प्लस ऑफ एन सी। पहले सीधा सीधा जोड़ दिए। अब क्या है कि जो जो रिपीट हो रहे थे, तो सबसे पहले ये दो कॉमन वाला रीजन, जैसे यहाँ पे ये वाला रीजन ध्यान दीजिए, ये रीजन कितनी बार आ रहा होगा अरे एक बार ए में आया होगा और एक बार किस में आया होगा, बी में आया होगा। तो 2 बार आ चुका होगा तो एक बार घटाना पड़ेगा ना, तो माइनस टाइम्स ऑफ, तो माइनस टाइम्स ऑफ हमें करना पड़ेगा। दिस इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ माइनस एन टाइम्स ऑफ दिस इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। और फिर क्या करना होगा, एक सेकंड, ये कैसा होगा, दिस इज एन टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी और फिर प्लस एन टाइम्स ऑफ, सिमिलरली दूसरा रीजन जो है ऐसे ऐसे सब में कॉमन आएंगे, बी इंटरसेक्शन सी और फिर प्लस एन टाइम्स ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब लेकिन 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 एक चीज़ ध्यान देखिए, जो बीच वाला रीजन था, वो बीच वाले रीजन के बारे में अब ध्यान दीजिए। वो बीच वाला रीजन कितनी बार आया होगा, एक बार ए में आया होगा जब एन ए लिखे हम, एक बार बी में भी आया होगा जब एन बी लिखे, एक बार सी में आया होगा तो जब एन सी लिखे। बात समझ में, 3 बार आया होगा। लेकिन अब यहाँ पे जब ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं तो एक बार फिर वो घट गया, बीच वाला रीजन जो ब्लू से हमने कलर किया है, ए इंटरसेक्शन बी में घट चुका है, फिर इसमें भी घट चुका है, इसमें भी घट चुका है। 3 बार ऐड हुआ, 3 बार घट गया, तो कुल मिला के वो गायब ही हो गया। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार ऐड भी करना पड़ेगा। तो एक बार ऐड करना पड़ेगा तो क्या होगा बताइए, अरे देवता लोग बताइए भाई, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द S1। ठीक है, और ये दो क्योंकि सिंगल सिंगल है ना ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड द S2 एंड दिस इज कॉल्ड द S3। इसको हम S3 बोलेंगे। तो 3 चीज़ों का ऑपरेशन अगर करना हो तो ये आएगा S1 माइनस ऑफ S2 प्लस ऑफ S3। मतलब टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। ठीक है अगर इसी को जनरलाइज अगर करना हो, तो जनरलाइज रिजल्ट क्या होगा, जैसे एन ऑफ अगर लिखना हो A1 यूनियन ऑफ A2 यूनियन ऑफ A3, जैसे यूनियन ऑफ A4 पहले लिखते हैं, क्या आएगा बताइए। तो S1 माइनस ऑफ S2 प्लस ऑफ S3 माइनस ऑफ S4, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। S1 मतलब टेकन 1 एट ए टाइम, S2 मतलब टेकन 2 एट ए टाइम, S3 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम। S1 का मतलब टेकन 1 एट ए टाइम, मतलब कौन कौन सा आएगा, समेशन ऑफ Na आएगा माइनस टाइम्स, इसमें समेशन ऑफ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन टेकन 2 एट ए टाइम, बी जो दो का इंटरसेक्शन, फिर समेशन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आएगा, फिर माइनस टाइम्स समेशन ऑफ दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आएगा। बात समझ में आ रही है। ये 4 का लेना पड़ेगा ना, 4 सेट से अगर तो इस तरीके से क्या है कि अच्छा A1 A2 A3 A4 था ना, यहाँ पे A1 कर दीजिए, B को हटा दीजिए, यहाँ पे A2 कर दो। तो ये A2 इंटरसेक्शन A3, यहाँ पे A1 इंटरसेक्शन ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। ये है जनरलाइज रिजल्ट। इसी तरीके से n के लिए अगर करना हो तो n ऑफ क्या हो जाएगा भाई, A1 यूनियन ऑफ ये यूनियन ऑफ A2 यूनियन A3 यूनियन ऑफ ऐसे करके AN तक अगर लिखना हो तो दिस इज व्हाट S1 माइनस ऑफ S2 प्लस ऑफ S3
माइनस ऑफ S4 ऐसे चलता जाएगा, फिर प्लस -1 की पावर n-1 ऐसे ना आएगा। तो ये जनरलाइज रिजल्ट है, यूनियन लिखने का तरीका है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यूनियन का क्या मतलब होता है वैसे हम ये समझ में आ रहा है पहले? यूनियन का मतलब क्या होता है? कभी भी किसी भी सेट का अगर हम यूनियन लिखते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, उसका फिजिकल मतलब क्या होता है? जैसे फिजिकल इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है अगर यूनियन अगर लिखते हैं? जैसे अगर हमने लिख दिया कि ए यूनियन, इस चीज़ को समझते हैं पहले। जैसे ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, क्योंकि लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज को फिर मैथमेटिक्स में जब उतारना होगा तो आपको दोनों को रिलेट करना होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब होता है? लगन बताओ, इसका क्या मतलब होगा? अच्छा, बिलोंगिंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री है, तो इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। समझ में आ रहा है ना? ये इसका मतलब है, इस मतलब समझ में आना चाहिए भाई। मतलब अगर नहीं समझ में आया तो बड़ा समस्या होगी फिर। अच्छा चलिए, सेकंड स्टेटमेंट अगर ये लिखा हो कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर, तीन सेट है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly two of the sets A B C। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी सी, तीन सेट है, एग्जैक्टली दो ही में बिलोंग करना चाहिए। अब भैया बाकी लोगों को समझ में आ रहा है देवता सब? अरे बाकी लोग सो गए क्या कि जगे हुए हैं? भूत प्रेत लोग जगे हुए हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है एग्जैक्टली दो में बिलोंग करना चाहिए, तीन में भी नहीं, सिर्फ दो में। तो ये वाला एक तो रीजन हो जाएगा, दूसरा ये वाला रीजन हो जाएगा, और तीसरा क्या ये वाला रीजन हो जाएगा? पता नहीं सर। क्या ये जो हमने कलर किया है वो समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, अजीब सा खट्टा सा लग रहा होगा। अब यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं इसका एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? इसका एक्सप्रेशन तो एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ऑफ क्या लिखेंगे? सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है जो तीनों में कॉमन है वो कितनी बार ऐड हो चुका है? 3 बार। वो तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हमें घटाना पड़ेगा ना 3 बार। तो -3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले इसको समझना बहुत बड़ी बात है। जिसको ये चीज़ समझ में आ गया उसको उसका पूरा ज़िंदगी आसान हो जाता है सेट थ्योरी के अंदर। अच्छा चलो तीसरा हम पूछ रहे हैं, तीसरा थर्ड रीजन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। नंबर ऑफ थर्ड में पूछ रहा हूँ। क्या हो गया भाई? ये तो सब मिट गया भाई। कैसे मिट गया? एक सेकंड। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ये थर्ड जो मैं पूछ रहा हूँ। थर्ड क्या पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन exactly one of in exactly one of the sets A B and C को बिलोंग करने वाला चाहिए। इसका एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, पहले वेन डायग्राम से पहले समझ लें। हम वेन डायग्राम पहले समझते हैं कि व्हाट इज द वेन डायग्राम एक्सप्रेशन फॉर दिस, क्या कहना चाह रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो ये सेट ए है, दिस इज सेट बी है, ये सेट सी है, ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए बी एंड सी, इसका क्या मतलब है, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है सर, क्या कहना चाह रहे हैं। अरे सिर्फ या तो ए में होगा या तो बी में होगा या तो सिर्फ सी में होगा, यही ना, नहीं समझ में आ रहा ये वाला रीजन। ये वाला रीजन या तो ये वाला रीजन, ये देखिए ध्यान से, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे भाई, एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए, इम्पोर्टेंट तो ये है। हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस, तीनों का यूनियन ले लें क्या, किसका इसका यूनियन ले लें। पहले हम ये देखते हैं कि पहले हम लिखते हैं एन ऑफ ए। अच्छा ये जो एन ऑफ पहले लिखते हैं, चलिए पहले यूनियन लिखते हैं, देखेंगे ध्यान से सभी लोग। एन ऑफ ए लिखें, फिर एन ऑफ बी लिखें, एन ऑफ सी लिख दिए। अब जो हमें नहीं चाहिए अनडिजायर्ड उसको हटाएंगे। तो ये जो बीच वाला रीजन है, ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी बार आ चुका है, ए इंटरसेक्शन बी कितनी बार आया होगा सर, 2 बार आया होगा। एक बार ए के साथ भी आया होगा और एक बार बी के साथ भी आया होगा। तो -2 टाइम्स हमें करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी, फिर -2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और फिर -2 टाइम्स एन ऑफ क्या करना होगा, सी इंटरसेक्शन ए करना होगा, सही है। और फिर लेकिन प्लस, अभी देखिए ध्यान से, जो बीच वाला छोटू है ये सबसे डेंजरस पोर्शन है, ये जो है, जो तीनों में कॉमन है, बात समझ में आ रही है, जो तीनों में कॉमन है, ये वाला जो सेक्शन है जिसको मैं येलो येलो अभी कर रहा हूँ, वो तीनों में जो कॉमन रीजन है ना, ये एक्चुअली ये बहुत ही डेंजरस है। कारण ये है क्योंकि जब एन ए लिखे तो इसमें भी आया, फिर इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो 3 बार तो इसका एडिशन हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 बार माइनस हो चुका है। तो 6 बार माइनस हो चुका है, तो हमें न्यूट्रल करने के लिए क्या करना होगा, वी विल हैव टू ऐड 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो देन दिस एक्सप्रेशन विल बी ए फाइनल एक्सप्रेशन। कुछ समझ में आया नहीं आया क्या ये सब समझ में, कि कैसे वेन डायग्राम से अलग अलग स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेन डायग्राम सेपरेटली। ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो क्या होगा ना, देखो क्वेश्चन तो क्या है, अनेकों प्रकार के बनेंगे, और क्वेश्चन अनेकों प्रकार के जब बनेंगे तो उसमें कोई झमेला नहीं है, हम कर सकते हैं। अच्छा चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब खुद क्वेश्चंस प्रॉब्लम वगैरह करते हैं, जो क्वेश्चंस वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं मैथमेटिकली, उस पर हम आते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है, दिया हुआ है, लेट ए एंड बी be the two sets and you be the universal set such that, दिया हुआ है, such that नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 25 दिया हुआ है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू दिया हुआ है 28 है, दिस इज 28।
and it is given number of element in universal set U is equal to this is 50, then you have to calculate, then find, first thing you have to calculate greatest value of, first thing greatest value of n of A यूनियन B निकालना है, ठीक है। सेकेंड थिंग निकालना है, दिस इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ n ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलिए निकालिए फटाफट, इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही हो, सबको मिला के उतना है। किसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे को मिला के वो उतने के बराबर है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट, फर्स्ट पार्ट में अगर बात करें यूनिवर्सल सेट है, ये है कि नहीं, समझ में आना चाहिए चीज़। तो सारे सेट को अगर मिलाएंगे तो भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो कभी नहीं आएगा ना। बात समझ में आ रही। तो यूनियन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ए यूनियन ऑफ बी, अगर एन ए का एलिमेंट कितना है, पहले एन ए कितना है 28 है, और नहीं 25 है, एन ए 25 है, एन ए इज 25, और एन बी कितना है, यहाँ पे एन बी है 28 है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 28 कितना आ गया, 53 आ गया। तो लेकिन 53 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट है भैया, 50 है। तो इसका मतलब कोई कुछ एलिमेंट कॉमन भी होंगे दोनों में, तभी ऐसा हो रहा है। तो ए यूनियन ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, बोल सकते हैं ना। उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू 50। तो इसीलिए क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है 50 हो सकता है। तो इसीलिए एन ऑफ ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्स 50 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, नाउ नेक्स्ट नीचे अगर बात करते हैं तो नीचे क्या बोला जा रहा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका क्या पूछा जा रहा है, लिस्ट वैल्यू, कम से कम कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, ये बताइए। कम से कम कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, ये इसमें दिख रहा है, इसमें कम से कम कितने एलिमेंट कॉमन होने चाहिए कि ये चीज़ होल्ड करे। अरे ऐसे ही दिख रहा है कि यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट है, दोनों को मिला के 53 एलिमेंट है। तो इसका मतलब 3 फालतू एलिमेंट आया कहाँ से, तो 3 फालतू एलिमेंट तभी हो सकता है जब इसका मतलब कि 3 कम से कम एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। अधिक से अधिक कितना एलिमेंट कॉमन हो सकता है, 25 यार। ए में 25 एलिमेंट है, 28 तो कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये एक्चुअली निकालना हो तो देखो ये एक्सप्रेशन यहीं से आएगा, यहाँ से इसी को यूज़ करना होगा हम लोग को, ए यूनियन बी का ही वैल्यू यूज़ करना होगा। तो इसका हमें क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा रहा था ना। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को अगर यूज़ करते हैं तो देखो क्या है, ए यूनियन बी का एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड करते हैं तो दिस इज एन ए प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू 50 होगा। तो इसका वैल्यू कितना है जी, 25 प्लस ऑफ 28 माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू 50। तो यहाँ पे ये 53 है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना। तो इसीलिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा 3 से अधिक होगा, लेकिन मैक्सिमम दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है मिनिमम वाला 25 हो सकता है। तो इसीलिए इसका रेंज ये रहेगा ए इंटरसेक्शन बी का। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, सोच लो भैया। हमने अभी एक ही रेंज निकाला ऊपर वाले में, देवता एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए एक प्रॉब्लम को एनालाइज हम कुछ हर तरीके से करेंगे ना। ए यूनियन बी का अगर हम बात करेंगे तो ऊपर वाला रेंज तो हमें पता है कि 50 से अधिक होगा नहीं। नीचे वाला रेंज कितना हो सकता है, नीचे वाला दोनों को मिलाने के बाद, अरे 28 आएगा ना। 28 बी में मैक्सिमम एलिमेंट है, तो उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
ये सब छोटी छोटी बातें और कोई ऐसा नहीं है, तोप चीज़ नहीं है कि मतलब हमें आ नहीं रहा है, अजीब सा लग रहा है सर कैसे होगा, क्या होगा नहीं होगा। लोग क्या है कि कभी कभी परेशान हो जाते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आता है उसमें मतलब हो जाते हैं परेशान। परेशानी की कोई बात नहीं है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अगर क्लियरली समझ में आ गया तो फिर क्या है कि वो सॉल्व तो होना ही है। अब क्वेश्चन अगर मान लो क्लियरली समझ में नहीं आया ना, तो फिर तो कुछ भी कर लोगे क्या है, समझ में नहीं आएगा वो, अब वो सॉल्व भी नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक सर्वे है, इन सर्वे ऑफ कितना है, सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, 700 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, ठीक है, कॉलेज एक्स 180 वेयर listed as drinking, were listed as drinking लिमिका, लिमिका पीते हुए पाए गए, ठीक है। 275 were 275 as drinking मिरिंडा, as drinking, ये सब आता है कि बंद हो गया है, क्यों लगन? तुम नहीं पीते क्या? अच्छा, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए हो तो कुछ और पीते होगे भाई। ऐसा तो नहीं है, तू तो शरीफ बच्चा वैसे भी। 95 वेयर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिमिका, लिमिका एज वेल एज मिरिंडा, एज वेल एज मिरिंडा, ठीक है। देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स find how many students neither drinks लिमिका नॉर मिरिंडा। चलिए भाई बताइए फटाफट, क्वेश्चन समझिए पहले और क्वेश्चन को मैथमेटिकली कैसे फॉर्मुलेट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे देखते हैं इसमें सेट के, देखिए सेट के दुनिया में जैसे जाना हो ना, तो सेट के दुनिया में जैसे जाना हो तो जैसे से बोलते जाओ वैसे से करते जाओ। सर्वे जैसे बोला ना तो नंबर ऑफ, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सारे बच्चे हैं इसमें। अब जैसे ऑब्वियस सी बात है, गांव में अब मान लो सर्वे किया गया तो सारे लोग यूनिवर्सल हो गए वहाँ के। अब उसी के रेस्पेक्ट में कौन चाय पीता है, कौन उठ के दूध पीता है, कौन उठ के लस्सी पीता है, इस टाइप का सर्वे कोई मान लो किसी का पगला टाइप का आदमी है ये सब करने लगा, तो कोई बात नहीं है, करो बैठ के। तो ये 700 हो गया। अब यहाँ पे लिमिका और मिरिंडा से पीने वाले, लिमिका नंबर ऑफ एलिमेंट ड्रिंकिंग लिमिका कितना है भाई, 275 लोग पाए गए। और नंबर ऑफ एलिमेंट ड्रिंकिंग मिरिंडा, अच्छा नहीं 180 लिमिका पाए गए थे ना, 180 पाए गए थे, ये तो 180 पाए गए थे। और मिरिंडा वाले कितने थे, 275। और दोनों पीने वाले भी लोग हैं कि दोनों पीने वाले कितने हैं, लिमिका भी पी रहे हैं और साथ ही साथ मिरिंडा का भी मज़ा ले रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे कितने भाई, 95 है। तो इस तरीके की बात है। लेकिन जो हमसे पूछा जा रहा था ना क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि तुम्हें ये निकाल के बताओ कि ऐसे कितने हैं जो ना तो लिमिका पी रहे हैं, तो लिमिका नॉट लगा देंगे, डैश मतलब नॉट हो गया, एंड मिरिंडा भी नहीं पी रहे हैं। तो ये किसको हम याद करेंगे, डी मॉर्गन को याद करेंगे, डी मॉर्गन चाचा को, है कि नहीं, डी मॉर्गन्स। तो डी मॉर्गन को याद करेंगे तो डी मॉर्गन ने बोला था कि ऐसा कर लेना कि अगर ऐसा अगर मिले तो यूनियन लिख लेना, एल यूनियन ऑफ एम डैश हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और इसको नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस
भाई इस पूरे सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो माइनस ऑफ क्या हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एल यूनियन ऑफ मिरिंडा। तो इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो टोटल है कितना है 700 थे, माइनस एल ऑफ ये एन ऑफ एल प्लस ऑफ एन ऑफ एम माइनस एल ऑफ क्या हो जाएगा, एल इंटरसेक्शन एम हो जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट एज 700 माइनस ऑफ एन ऑफ एल कितना है 180, एन ऑफ एम कितना है 275 और माइनस 95, यही है ना। तो जोड़ जा रहे घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आंसर भाई, और 700 माइनस 180 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे पहले 275 माइनस 95 कितना आएगा 180 आएगा, 180 360 360 और इसमें से घट गया तो 340 आ गया। दिस इज द आंसर। अरे ठीक है भाई, क्वेश्चन को मैथमेटिकली सब लोग फार्मूलेट वगैरह कर लेंगे ना, कोई समस्या नहीं है, आराम आराम से करते रहिएगा। क्वेश्चन अब बहुत सारे मिलेंगे सीट में क्वेश्चन करने हैं। अब इस पे हम ढेर दुनिया भर का 50 टू डेटा लिख लिख के हम नहीं करवाने वाले हैं। तो ऐसा अगर करने का मन करे तो कोई सा भी बोर्ड वोर्ड का किताब उठा लीजिएगा, उसमें ढेर क्वेश्चन रहता है, उसमें से कर लीजिएगा। बाकी थ्योरी इज ओवर, सेट थ्योरी का इतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन वो वाले करिएगा, मतलब सेट यूनियन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन, इस तरीके का कुछ कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा, फिर 4 ऑप्शन बना कुछ ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें से आइडेंटिफाई करना है। हर चीज़ का मतलब हमने समझा दिया। तो इस टॉपिक के अंदर फोकस ये करना है कि इस तरफ का एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, उसको अपने शब्दों में उतारना है, वेन डायग्राम से समझना है। हम शब्दों में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, तब हम उसको फील जब करेंगे ना, तब हम क्वेश्चन पे जल्दी, आंसर पे जल्दी पहुंच पाएंगे, है कि नहीं। तो बाकी अगले टर्न पे हम रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन में बहुत छोटा सा टॉपिक है, और हो ही जाएगा, एक लेक्चर में ही हो जाएगा। रिलेशन में कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, फिर उसके बाद हम फंक्शन पे आ जाएंगे। तो बाकी सीट जो है, सीट थ्योरी का सीट सब लोग लगा लीजिएगा, उसमें डाउट उठाएगा तो अगले टर्न पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भैया।